This is the Amresh Jai of Amresh Harsh Academy, and you know this is the crash and revision course for batch is the Harsh Spandan. Chapter number 10, mechanical properties of fluids, and you know this is the lecture number 1. Fluids किसको कहते हैं? Which can flow, that is called fluid. ऐसा सबस्टेंस जो फ्लो कर सकता है. कोलतार जो है वो भी फ्लूइड है, वाटर भी फ्लूइड है, और साथ ही साथ जानते हैं वो ग्लास जो है वो भी फ्लूइड है, क्योंकि वो भी जो है फ्लो करता है. You know, my name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are short formula list. पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे. पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड स्टैटिक्स किसको कहते हैं, पास्कल्स लॉ क्या है, लॉज ऑफ फ्लोटेशन किसको कहते हैं, विस्कोसिटी किसे कहते हैं. मान लो ये लिक्विड है और ये लिक्विड का दूसरा लेयर है. जब ये लिक्विड ऊपर की तरफ इधर फ्लो करेगा तो ये वाला लेयर जो है वो अपोज करेगा. तो कहने का मतलब है कि अपोजिंग फोर्स में अपोजिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा. तो लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होती है उसी को विस्कोसिटी कहते हैं. फ्लो दो तरह के होते हैं, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट. एक और भी होता है, उसको कहते हैं लेमिनर फ्लो. फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, सरफेस टेंशन किसे कहते हैं, सरफेस एनर्जी क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस प्रेशर ओवर अ लिक्विड फिल्म, कैपिलरी राइज और कैपिलरिटी. ये सब हम लोग पहले चैप्टर खत्म करेंगे. उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जिसका नाम है अमरेश क्वेश्चंस. कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है. तो यू नो इस चैप्टर को हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं. इस चैप्टर में दो सब चैप्टर मिले हुए हैं कि है हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रो मींस वाटर, स्टैटिक माना रेस्ट. ठीक है. हाइड्रोडायनामिक्स मींस हाइड्रो मींस वाटर, डायनामिक्स मींस फ्लो. तो हाइड्रोस्टैटिक्स में देखते हैं व्हाट इज द डेंसिटी. डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. यू नो टोटल थ्रस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल. मान लो एक वेसल है, इसमें तुमने लिक्विड भर दिया है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर तुम गिरा रहे हो, तो ये लिक्विड क्या है, इसको नीचे नहीं आने देगा, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा. उस फोर्स को ही थ्रस्ट कहते हैं. और आपको पता है नीचे की तरफ वेट लगेगा तो F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी. मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ और इंटू जी. तो F इक्वल टू क्या हो गया, रो ए जी, या इसी को AH रो जी कहते हैं. तो अगर कोई पूछे कि किसी सबस्टेंस पर लिक्विड में कितना थ्रस्ट होगा, तो तुम क्या कहोगे, AH रो जी. A is the cross-sectional area of vessel, H is the height of liquid column, rho is the density of liquid, and you know unit of force is the same as the force. Thrust का भी unit वही होता है जो force का होता है, yes, Newton. Now what is the pressure? You know pressure is equal to force upon area, मतलब total thrust upon area. तो thrust क्या था, AH rho g. area क्या था, A को कट कर दीजिए, H rho g. SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, और इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं. यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द बार. व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है, इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है. डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, S इज इक्वल टू रो अपॉन सिग्मा अपॉन रो. Sigma is the density of substance, rho is the density of water at 4 degree Celsius. तो हम लोग सिग्मा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, रो इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो यू नो सिग्मा इज इक्वल टू रो इनटू S. रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इन SI इक्वल टू 10 to the power 3 kg per meter cube. डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे वो 10 to the power 3 kg per meter cube होती है. नेक्स्ट वन इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. किसी भी सबस्टेंस को वाटर में अगर आप डुबाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में अगर आप डुबाते हैं, सिंक करते हैं, तो वाटर जो है उसी
ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर का जो है ऊपर की तरफ थ्रस्ट करता है, मतलब अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है वो। यू को अगर 5 kg का अगर तुमने ऑब्जेक्ट को नीचे डुबाया तो 5 kg इंटू जी, मतलब 50 न्यूटन तुमने फोर्स अगर ऊपर से नीचे अप्लाई किया तो 50 न्यूटन वेट का लिक्विड जो है नीचे से ऊपर तक डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। घर में एक बाल्टी क्या करना, बाल्टी रखना, आधा बाल्टी पानी भर के रखो, जितना आप वेट का ऑब्जेक्ट ये है इसको तुमने डुबाया तो उतना ही वाटर का लेवल वो ऊपर हो जाएगा और इसका वेट जो है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से थ्रस्ट नीचे से थ्रस्ट लग रहा है। तो लॉस इन वेट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड माइनस अपवर्ड थ्रस्ट और बायोएंसी। एपरेंट लॉस इन वेट इसी को कहा जाता है W माइनस W1, इसी को V रो G भी कहते हैं। स्मॉल w and small w1 is the weight of the body in air and in fluid. Rho is the density of fluid and V is the volume of the body immersed. तो फॉर्मूला लिख लीजिए कॉपी में। Apparent loss in weight is equal to W minus W1, which is equal to V rho G. Apparent weight किसको कहते हैं? ठीक है, apparent का वेट का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड के अंदर वेट। मान लो ये मोबाइल है, इसका वेट, ये अगर मतलब खराब मोबाइल है, इसका वेट मैंने मेजर किया, ठीक है, एयर में कि कितना वेट है, तो ये एक्चुअल वेट हुआ। इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, वाटर क्या करेगा, कोई जरूरी नहीं है कि पानी, कोई और भी लिक्विड, तो क्या होगा उसमें ऊपर की तरफ एक बायएंड फोर्स काम करेगा। तो यू नो एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बायोएंसी। एक्चुअल वेट क्या होता है mg, बायोएंसी क्या होगा v रो g, ठीक है। तो एपरेंट वेट इक्वल टू mg माइनस v रो g। उसी को लिख सकते हैं mg माइनस v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, v इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम m अपॉन रो डैश और इनटू रो g। यहां तक समझ आया? यस सर। mg को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस रो अपॉन रो डैश। रो डैश एंड रो आर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एपरेंट वेट इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यू नो एपरेंट वेट इज इक्वल टू mg इंटू 1 माइनस रो अपॉन रो डैश। बहुत बार ऐसा भी होता है, रो के जगह सिग्मा लिखा रहता है, रो डैश के जगह रो लिखा रहता है, सिग्मा अपॉन रो, बोथ आर द सेम थिंग। क्लियर? यस सर। Similarly, S is equal to, you know, W upon W minus W1. Now, fluids in motion and viscosity. अब हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं। कहीं भी लिक्विड अगर फ्लो होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है? उसका कंडीशन ये होता है, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। मैंने कहने का मतलब है A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। लिक्विड अगर फ्लो होता रहेगा, ठीक है, तो उसके कंडीशन क्या होते हैं, उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यू नो एरिया इनटू V इज कांस्टेंट। इसको समझो अच्छा से। मान लो ये लिक्विड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो लिक्विड इसमें पास हो रहा है इस पाइप में, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका लेंथ यहां से यहां मान लो S है। मुझे पता करना है कि कितना लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम पास कर रहा है, ठीक है, या S के जगह H भी लिख दीजिए। तो हमें वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकालना है कि कितना पर यूनिट टाइम में पास कर रहा है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, और टाइम क्या हो गया T। अब देखो लेंथ अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं, तो A इंटू V, ठीक है। तो जितना वाटर इधर से एंटर करेगा उतना ही वाटर उधर से बाहर निकलेगा, जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एंटर करेगा उतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बाहर निकलेगा। यस और नो? यस सर। तो A इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी को हम लोग कह सकते हैं, यहाँ लिक्विड एंटर किया A1 V1, इधर बाहर क्या निकलेगा A2 V2, और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। कितना लॉजिकल है।
तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? a1 v1 is equal to a2 v2. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लिक्विड, कोई पाइप इस तरह से है, कोई वेसल इस तरह से है, तो प्रेशर इस पॉइंट पर, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो यू नो pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume are constant. इसी को कहते हैं P plus rho GH, ठीक है, plus half rho V square is equal to constant. क्लियर है? Yes sir. If energy upon mass is considered, मैंने यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम था ना, पर यूनिट मास ले रहे हैं, तब क्या होगा? P upon rho plus GH plus half V square equal to constant. तो लिख लीजिए बर्नौली थ्योरम, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने कहने का मतलब है बर्नौली थ्योरम को दो तरीके से आप बोल सकते हैं, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर कांस्टेंट, या ऐसे भी बोल सकते हैं प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आर कांस्टेंट। ये फर्स्ट नंबर पर यूनिट वॉल्यूम वाला हुआ, सेकेंड नंबर पर यूनिट मास वाला हुआ। H क्या है? हाइट। रो क्या है? डेंसिटी। P क्या है? प्रेशर एट एनी पॉइंट। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर वेसल को आपने इस तरह से रखा है, मैंने पाइप को इस तरह से रखा है, ये पाइप हॉरिजॉन्टल अगर ऐसा रखा हुआ है, तब क्या होगा? तब तो इसकी हाइट कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो तब हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तब क्या होगा? P अपॉन रो प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, whereas the potential energy is zero. मैंने एक ही फॉर्मूले को अलग अलग मैनिपुलेट किया गया है, अलग तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड टॉरिसेलिस थ्योरम। बहुत इंटरेस्टिंग। अगर मान लो तुम्हारे पास इस तरह का एक टब है, यहां तुमने होल कर दिया। जब होल कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ऑरिफिस। यहां से जो लिक्विड फ्लो करता है नीचे की तरफ, इसको क्या कहते हैं? इफ्लक्स। इसे क्या कहते हैं? इफ्लक्स कहते हैं। वो किस वेलोसिटी से निकलेगा उसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। तो किसी भी टंकी में, टैंक में अगर तुम होल कर देते हो, टैंक है चाहे डैम भी क्यों ना हो, डैम है, उसमें अगर तुमने बीच में ऐसे होल कर दिया तो उसके अंदर जो लिक्विड निकलेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी पता है? v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। पूछो क्यों? क्योंकि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। u जीरो है, a के जगह में g लिख देंगे, s के जगह में h लिख देंगे, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब इसको यहां से यहां कितना टाइम लगेगा नीचे उतरने में, ठीक है? तो मैं पहले इसके लिए दो चीज बताता हूं। देखो, ये ऑरिफिस है, यहां से यहां जो हाइट होता है इसको स्मॉल h कहते हैं, और यहां से यहां जो हाइट होता है इसको h1 कहते हैं। ग्राउंड से ऑरिफिस तक के लेवल का जो हाइट होती है उसको h1 कहते हैं, और ऑरिफिस से लेकर ऊपर लेवल तक जहां तक लिक्विड है उस लेवल को h कहते हैं। जितना दूर तक वो लिक्विड जाके गिरेगा उसको x कहते हैं, रेंज कहते हैं। कितना टाइम लगेगा उसको टाइम टू फॉल कहते हैं। तो अब v इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? मैं फिर से पूछ रहा हूं कि v इक्वल टू क्या हो गया? बोलते चलो, अंडर रूट 2gh। कितना टाइम लगेगा लिक्विड को नीचे गिरने में? तो अंडर रूट 2h1 अपॉन g। इसका रेंज कितना होगा? x इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट h इंटू h1। लिख लीजिए फॉर्मूला, टॉरिसेलिस थ्योरम। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, मतलब v इक्वल टू रूट अंडर 2gh। इसका नेम जरूर याद रखिएगा घर में, ठीक है? t इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2h1 अपॉन g। x इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू अंडर रूट h इंटू h1। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट वन इज योर फिफ्थ नंबर। ध्यान देना,
अगर लिक्विड यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो आपको पता है लिक्विड के लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, उसी को इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं, उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। घर की लैंग्वेज में विस्कोसिटी का मतलब चिपचिपा होता है, जो जितना ज्यादा चिपचिपा है वो उतना ही ज्यादा विस्कस है। वाटर और हनी में हनी ज्यादा विस्कस होता है। तो वो जो दो लेयर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है उसी को ईटा कहते हैं। Yes, sir. वो जो फोर्स लगता है या उस फोर्स को, वो जो विस्कस फोर्स लगता है वो एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड में जब होता है तो उसको सॉलिड फ्रिक्शन कहते हैं, जब लिक्विड में होता है तो उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। ये एफ जो है विस्कस फोर्स है। तो विस्कस फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। ईटा का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे, डीवी बाई डी एक्स। और ये सरफेस एरिया भी बहुत बार लेते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा है। और डीवी बाई डी एक्स क्या हो गया, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है इसको। डीवी बाई डी एक्स को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहा जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो लिख लीजिए F इज इक्वल टू माइनस ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। नेक्स्ट वन इज योर क्वाइस्लिस इक्वेशन। क्वाइस्लिस इक्वेशन क्या होता है, मान लो कहीं पे वाटर का फ्लो हो रहा है तो उसकी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, v यहाँ पे जो है वेलोसिटी नहीं है, ये v जो है वो है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना लिक्विड फ्लो करेगा कहीं पे। इसी का यूज जानते हैं, क्वाइस्लिस इक्वेशन का भी यूज और बर्नौली का भी यूज हम लोग पेट्रोल भरने में या डीजल भरने में करते हैं। पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम उससे पास कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 8, लिख लीजिए P इंटू आर टू दी पावर 4 अपॉन ईटा एल। पाई बाई 8 कांस्टेंट है, P प्रेशर है कि किस प्रेशर से लिक्विड आ रही है, Yes, sir. आर जो है वो जो जिस पाइप से भर रहे हैं उसका क्रॉस उसका रेडियस है, Yes. ईटा क्या है जिस सबस्टेंस को भर रहे हैं उसका को कितना चिपचिपा है, एल क्या है उसका लेंथ कितना है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। ठीक है, कोई भी लिक्विड के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना है, तो वो तो हमने पता लगा लिया, एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। लेकिन अगर किसी लिक्विड को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो नीचे से जो उस लिक्विड पर फोर्स लगता है, एयर भी तो फोर्स लगाएगा कि उसको गिरने नहीं देगा, उसी को ड्रैग कहते हैं बेटा, समझना। इसी तरह से देखना, पानी को जब ऊपर से नीचे गिराओगे ना तो उसको देखना ऊपर की तरफ वाटर जो है पुश कर रहा होता है, उसको ड्रैग कहते हैं, उसी को विस्कस ड्रैग कहा जाता है। ठीक है, हनी को जब तुम गिराते हो ऊपर से नीचे देखना वो तार की तरह निकलता है, एकदम तार की तरह, वो गैप होके नहीं, वाटर जो है गैप होके चलता है, लेकिन वो जो है हनी हमेशा एक साथ लाइन में चलता है। देखा है या नहीं देखा है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं देखा है तो घर में मम्मी से आज डाबर का बड़ा वाला जो 1 kg वाला हनी लेना और उसको ले जाके मम्मी के बेड पे जाके ऊपर से नीचे इस तरह गिरा के देखना, बोला मम्मी देखो तार की तरह आपको दिख रहा है। देखा है, sir. ठीक है, अच्छा देखा है तुमने, ऐसा बेड पे करके देखा है? Yes. तो मम्मी ने धुना नहीं तुम्हें अच्छे से? मम्मी पीटेगी नहीं, बोलेगी बताओ ये वाला एक्सपेरिमेंट तू मेरे बेड पे कर रहा है, मेरा सोना भी खराब होगा, बेड भी खराब होगा, सो भी नहीं पाएंगे हम लोग और बेड भी खराब होगा। हाँ, तो वो जो उसमें विस्कस ड्रैग होता है ना, उसी को स्टोक्स लॉ से पता करते हैं, और वो होता है 6 पाई ईटा आरबी। क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते सर ऊपर भी एफ आपने निकाल दिया, नीचे भी एफ लगा दिया, ये दोनों एफ में डिफरेंस क्या है? वो ऊपर वाला जो एफ है वो है विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, नीचे वाला जो है वो है विस्कस ड्रैग। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या होता है समझो, पहले इसका लॉजिक बताता हूं। जब भी किसी सबस्टेंस को तुम ऊपर से नीचे गिराते हो
फ्री फॉल कराते हो, तो एक टाइम के बाद उसका एक्सीलरेशन सेम हो जाता है, ग्रेविटी हो जाती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको कहते हैं, मतलब वो कांस्टेंट हो जाता है। होता है या नहीं होता है? अगर मान लो इसको तुम गिराओगे तो इसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर कभी आप लिक्विड में, किसी लिक्विड के अंदर, मान लो एक वेसल है, इसके अंदर लिक्विड भर दिया तुमने और एक यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरा दिया आपने, या लिक्विड ही गिरा दिया आपने, वाटर है, हनी गिरा दिया ऊपर से, तो जानते हो यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। कितना लॉजिकल चीज बताया, कितना मस्त चीज बताया, ये मेरा रिसर्च से सारा, ध्यान देना बेटा, ठीक है। कि अगर आप सॉलिड को किस एयर में गिराते हैं तो थोड़े टाइम के बाद उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट हो जाता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जब लिक्विड के अंदर आप गिराते हैं तो वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी जो अटेंड करता है वो, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसको तुमको छोटे स्टोरी में समझा देता हूं। किसी दिन तुम कुएं में, बड़े वाले समुद्र में जाके जंप लगा देना, ठीक है, पूरा मासूस लगा के, वो गोताखोर की तरह, ठीक है। तो तुम देखोगे ऊपर में जब जंप करोगे तो बहुत तेजी से पानी के अंदर जाओगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद देखना तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, एकदम धीरे 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 पैराशूट की तरह तुम नीचे उतरोगे, ठीक है। तो उस समय जो मैक्सिमम तुम्हारी वेलोसिटी होती है उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। उस समय जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल होती है वो रो होती है। मान लो तुम कूदे हो तो तुम्हारी जो डेंसिटी होगी वो रो होती है। जिस लिक्विड में तुम कूदे हो उसका डेंसिटी सिग्मा होता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाता है, 2/9, लिख लीजिए, 2/9 इंटू आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा होल इंटू जी अपॉन ईटा। हम लोगों ने इस तरह से याद रखा था, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा, इस तरह से। और फिर एक स्टोरी भी बनाया था इसके लिए, पर उतना टाइम अभी नहीं है जो उतना डिटेल डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वीसी, क्रिटिकल वेलोसिटी। वीसी का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। थैंक गॉड। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है पहले इसको समझो। मान लो वाटर देखना ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं, तुम किसी और भी लिक्विड का ले सकते हो। देखो वाटर ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद देखना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक देखोगे कि ये जो है टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। तो ये जो सीधी सीधी फ्लो कर रही थी उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और यहाँ जो टेढ़ी मेढ़ी फ्लो करने लगती है उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एक स्पेशल वेलोसिटी जरूर उसको मिलता है जिसके कारण कि स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हो जाता है। उस स्पेसिफिक वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इसको ऐसे समझो, एक नदी ऊपर से ऐसे ऊपर से बहते आ रही है, अचानक एक वो पहाड़ से वो नीचे गिर रही है। तुम देखोगे ऊपर जो है वो एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन से आ रही थी ऐसे, लेकिन जैसे वो नीचे गिरी ना, वो देखना ऐसे ऐसे वाटर जो घूमने लगता है, टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। नहीं कहते हैं उसको घिरनी, कहते हैं घर की लैंग्वेज में। वाटर जो ऐसे घिरनी की तरह घूमने लगा, तो उस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। बहुत लोग जो समुद्र में डूबते हैं या क्या कहते हैं वो नदी में डूब के मरते हैं ना, वो टर्बुलेंट की वजह से ज्यादा होता है, क्योंकि अचानक जो है वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है। तुमने सुना होगा पहाड़ों में अचानक से वाटर आ रहा था, अचानक उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, पूरा घर उर बहा के ले गया। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो वो अटेंड करता है जिसके कारण स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ये सब डिटेल में भी अभी और कराऊंगा मैं। तो यू नो क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू के इंटू ईटा रो अपॉन रो इंटू आर। अब सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, के क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
रो क्या है? हम्म, डेंसिटी। नाउ न्यू टॉपिक इज हियर। मैं अभी और थोड़ा आगे बताऊंगा कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है इसकी एक वैल्यू होती है। अगर वो 3000 से ज्यादा हो तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। 2000 से 3000 के बीच में होता है अगर, ठीक है, तो ये जो है टर्बुलेंट फ्लो। तो ये जानते हो अगर 2000 से 3000 के बीच में होता है तो ये स्टीम लाइन, टर्बुलेंट स्टीम लाइन, ये दोनों कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 2000 अगर है तो ये हमेशा स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। ये मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है। नाउ लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे, पूरा डिटेल में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फ्लूइड स्टैटिक्स? फ्लूइड स्टैटिक्स किसको कहते हैं? पहली बात है फ्लूइड क्या है? जो फ्लो कर सकता है। विच फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है, चाहे वो लिक्विड है चाहे गैस है, क्योंकि सॉलिड तो फ्लोट करते नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ स्पेशल सॉलिड होते हैं जो फ्लो करते हैं। तो यू नो द साइंस ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। इसी को हाइड्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। Where fluid mass is stationary with respect to the container. मान लो यहाँ पे कंटेनर तुमने रख दिया, यहाँ पे फ्लूइड रख दिया, ये फ्लूइड इसमें रेस्ट में है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस ब्रांच में पढ़ेंगे? फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लिक्विड जो है वो रेस्ट में है। ये किसमें है? रेस्ट में है, ये फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, फ्लो कर सकता है वो अलग बात है, लेकिन फ्लो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड थ्रस्ट एंड प्रेशर। दोनों अलग अलग चीज है। थ्रस्ट एक तरह का फोर्स होता है और यू नो प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो व्हाट इज द थ्रस्ट? समझो पहले, अगर ये मान लो रिवर है या एक नदी है, मान लो, वही हिंदी में बोल दिया मैंने, या पॉन्ड है, तालाब है, तालाब है, तालाब ले लेते हैं, ठीक है, पॉन्ड है। अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। और हमने तो कुआं में मैं बहुत कूदता था, कुएं में जंप करता था, बड़े बड़े कुएं होते थे हम लोग के, वहां पे बांध होता है, ठीक है, झारखंड में दुमका में वो बांध हुआ करता है, हम लोग, मेरे गांव में भी बांध है, उसमें जाके हम लोग जंप करते थे। तो जब जंप करते थे ना, वहां पे ऊपर से जंप करते थे तो क्या होता था, जब नीचे की ओर कूदता था तो लिक्विड जो है नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। इसलिए हम लोग कहते भी थे कि कुएं में कभी कूदोगे ना तो वो कुआं जो है 3 बार ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, कि जल्दी डूबने नहीं देना चाहता है। वो जो नीचे से फोर्स लगता है उसी को थ्रस्ट कहते हैं। तो यू नो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ फ्लूइड। कभी तुम जंप लगाए हो या नहीं? कुएं वगैरह में पानी में तैरना आता है या नहीं? तैरना तो आता है। आता है? हाँ। अच्छा, तो तुमने कभी उसमें स्विमिंग पूल में जंप लगाया होगा? तो क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, उसी को थ्रस्ट कहते हैं। अब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया जो होता है उसी को प्रेशर कहते हैं, फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। थ्रस्ट प्रेशर उसी को कहा जाता है। द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। तो यू नो फ्लूइड प्रेशर P इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, जिसको कि थ्रस्ट कहते हैं, अपॉन सरफेस एरिया। सो यू नो P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। तुम कहोगे सर यहाँ फोर्स तो वेक्टर है, हाँ, लेकिन एरिया स्केलर है। लेकिन प्रेशर भी स्केलर है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए। और यू नो SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। अगर आपके पास इस तरह से एक लिक्विड कॉलम है तो आपको पता है इसमें अगर लिक्विड भरा हुआ है तो नीचे की तरफ वो प्रेशर फील करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा कंटेनर के बॉटम में।
इसी को प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम कहते हैं। तो प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, H रो G। मैं प्रूफ करके भी इसको दिखा सकता हूं। देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी। M इक्वल टू क्या होता है, AH रो और इंटू G अपॉन A कट कर दीजिए, क्या हो गया, H रो G। तो प्रेशर P इक्वल टू H रो G वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। Gauge pressure, the pressure difference between the real hydrostatic pressure and the atmospheric pressure is known as gauge pressure। ठीक है, लिक्विड का जो प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को गॉज प्रेशर कहते हैं। कितना इजी है, जरा ध्यान दो। गॉज प्रेशर इक्वल टू रियल प्रेशर P माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, मतलब P माइनस PA इक्वल टू PG which is called rho GH। यहाँ P क्या है, रियल प्रेशर है, PA क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और गॉज प्रेशर क्या है, PG। इसका फॉर्मूला क्या होता है, rho GH। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पास्कल लॉ। न्यू टॉपिक लिखिए, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या है, कहता है कि अगर आपने एक ही लेवल पे देखना है, लिक्विड के एक लेवल पे देखना है, तो एक लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम सेम होता है। यहां भी प्रेशर P है तो यहां भी प्रेशर P होगा, यहां भी प्रेशर P होगा। ऐसे याद रखो, ऐसे करो हाथ कि एक लेवल पे प्रेशर सेम है। करो इसे, एक लेवल पे क्या है, प्रेशर सेम है, चाहे यहां प्रेशर लो, चाहे यहां प्रेशर लो, चाहे यहां प्रेशर लो, एक लेवल पे प्रेशर सेम होगा। हाँ, अगर ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो सेम नहीं होगा, यहाँ प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है, यहाँ प्रेशर ज्यादा या कम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पास्कल लॉ को लिख कैसे सकते हैं, इसी को कहते हैं पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। द इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी वन पॉइंट ऑफ द इनक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम और एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड आल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वही कि सेम लेवल पे प्रेशर आराम से, मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसमिट हो जाता है। अगर यहाँ पे प्रेशर है तो यहाँ की वजह से इधर भी प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, यहाँ अगर प्रेशर है तो इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रेशर। मैं पास्कल लॉ मैं बहुत इजी बता देता हूँ कि सेम लेवल पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, यही याद रखने का तरीका है छोटा सा। सेम लेवल पे, ठीक है, एट सेम लेवल प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट मतलब प्रेशर इज सेम। इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये सब पास्कल्स लॉ पे ही डिपेंड करता है। अगर तुम इस लेवल पे देखोगे, इस लेवल पे प्रेशर दोनों का सेम सेम है। एक लेवल पे तुम कहोगे सर यहाँ पे तो ज्यादा लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे कम लेवल भरा हुआ है। हाँ ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, लेकिन प्रेशर दोनों का सेम होगा। इसी तरह से ये किसका एग्जांपल होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का होता है। यहां से हम लोग फोर्स लगाते हैं, कम फोर्स लगाते हैं, यहां से बड़ा लोड ऊपर उठ जाता है, क्योंकि एक लेवल पे प्रेशर सेम होती है। हमें कम प्रेशर लगा दिए, ज्यादा वर्क हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये किसका एग्जांपल है, ये है हाइड्रोलिक ब्रेक्स का एग्जांपल। हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, ऐसे पुश करते हैं, तुरंत गाड़ी रुक जाती है, बड़ी गाड़ी रुक जाती है, बड़ी बड़ी ट्रेन रुक जाते हैं। ऐसे हम लोग फोर्स, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसके प्रिंसिपल आगे मैं प्रिंसिपल तो बता दिया, पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है, मैं पूरा एग्जांपल बताऊंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं कि अगर किसी लिक्विड को नीचे से ऊपर तुम उठा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। घर में मोटर में पानी नीचे से ऊपर जाती है, तो आपको पता है कि मोटर को काम करना पड़ता है। तो कितना काम करना पड़ता है, यही मेरा क्वेश्चन है। कितना पावर होना चाहिए उस मोटर का। मान लो मुझे 5th फ्लोर पे वाटर चढ़ाना है या 18th फ्लोर पे वाटर चढ़ाना है, तो वो जो मोटर होगी उसकी पावर कितनी होगी, उसको कितना वर्क करना पड़ेगा लिक्विड पर। तो ये इसका डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं। तो वर्क डन इन रेजिंग द लिक्विड ऑफ मास m, वॉल्यूम v, डेंसिटी ρ थ्रू हाइट h अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है,
तो वर्क डन W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इतना से उतना ऊपर उठाने में। m इक्वल टू क्या होता है मास, मतलब देखो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू रो वी, तो रो वी और इंटू GH यहाँ पे है, लिख दीजिए। तो किसी भी लिक्विड को नीचे से ऊपर तक उठाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो होता है V रो GH। लिख लीजिए, आपके घर के मोटर को इतना काम करना पड़ता होगा, V रो GH। अब वर्क डन अगेंस्ट द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, इसी को डेल्टा P कहते हैं, इन रेजिंग द लिक्विड ऑफ वॉल्यूम V। माने कहने का मतलब प्रेशर डिफरेंस की वजह से कितना लिक्विड ऊपर उठ सकता है। तो वर्क डन इक्वल टू डेल्टा P इंटू V। डेल्टा P इज इक्वल टू रो GH और इंटू V। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तुम कहोगे सर दो वर्क आपने लिख लिया, कैसे, पहले समझना बेटा अच्छा से, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये हमारे पास पाइप है, इसमें हम लोग पानी नीचे से ऊपर उठा रहे हैं। तो पहला तो हमें वाटर को नीचे से ऊपर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो, और दूसरा फिर प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस भी तो है, ऊपर में अलग प्रेशर है, नीचे अलग प्रेशर है, उसको भी तो ओवरकम करना पड़ेगा। यस और नो। तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा प्रेशर डिफरेंस इंटू वॉल्यूम, रो GH इंटू V। दोनों हमेशा सेम सेम होते हैं, तो इसका मतलब वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2, इसका मतलब 2V रो GH। तो कभी भी आप लिक्विड को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना चाह रहे हैं, मान लो H हाइट पर ले जाना चाह रहे हो, तो तुम्हें टोटल वर्क डन करना पड़ेगा 2 इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G इंटू हाइट। पावर कितना लगेगा, उस मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए, तो वर्क डन अपॉन टाइम, तो 2V रो GH अपॉन T। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, V रो GH अपॉन T लिख देते हैं। अरे भाई अगर ग्रेविटी नहीं होता, प्रेशर डिफरेंस नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, तब मैं V रो GH बोल देता, मतलब ग्रेविटी होता लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होता, प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता, तो मैं V रो GH बोल देता। लेकिन आपको पता है एक जगह से दूसरे जगह ऊपर जाते हैं, हाथ को यहां से यहां करोगे तो भी प्रेशर डिफरेंस है। हमें तो एक बार पहले हाथ को उठाना पड़ेगा, फिर प्रेशर डिफरेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब 2 बार काम करना पड़ेगा। समझे मेरी बात। यस सर। इस तरह के न्यूमेरिकल में गलती मत करना। अगर आपको पूछा जाए कि किसी लिक्विड को नीचे से ऊपर तक उठाने में कितना पावर लिखेंगे, V रो GH अपॉन T लिखेंगे या 2V रो GH अपॉन T लिखेंगे, तो आंसर इज 2V रो GH अपॉन T। क्योंकि जब लिक्विड को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पहले हाइट को ओवरकम करना पड़ेगा ग्रेविटी के बेस में, और दूसरा जो है हमें फिर प्रेशर डिफरेंस को भी ओवरकम करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज। न्यू टॉपिक इज हियर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायोहेंसी। ठीक है, मैंने बताया भी था आर्किमिडीज प्रिंसिपल बचपन से भी आप जानते हैं कि अगर मान लो ये लिक्विड है, यहां तक हमने अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां शिंक किया, हमने डुबाया, ये वाटर का लेवल जानते हो, ये देखो ये इतना इतना वाटर का लेवल उठ जाएगा। मतलब जितना ये अंदर एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर बढ़ जाएगा, जितना वेट नीचे जाएगा उतना ही वेट ऊपर हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूं, अगर एयर में तुम्हें एक टेबल उठाने बोला जाएगा तो बहुत ताकत लगेगी तुम्हें, वाटर में टेबल को उठाओगे तो देखना थोड़ा कम ताकत लगेगी। क्यों? क्योंकि वाटर में जो टेबल है उसको नीचे से वाटर भी थ्रस्ट दे रहा है, तुम्हारा फेवर कर रहा है। वो थ्रस्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि वो टेबल का जो वेट नीचे काम कर रहा है, उतना नीचे से भी आप थ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है लिक्विड की वजह से। ठीक है। So you know when a body is immersed in a fluid, it experiences an upthrust due to the fluid, and as a result the apparent weight of the body is reduced. उसका apparent weight कम हो जाता है, इसलिए पानी में कोई चीज हमें हल्का लगता है उठाने में। तुम कर भी सकते हो, इस बार स्विमिंग पूल में जब जाओगे अपना बुलेट लेके जाना, कोशिश करना एयर में पहले बुलेट को उठाने का, देखना नहीं उठा पाओगे।
उसी को वाटर में उसमें डुबा देना और उसके बाद उसमें हटा के देखना, आराम से हो जाएगा। तुमको कहा सर बुलेट का एग्जांपल क्यों लिया, तुम समझ गए होगे, मैंने यही किया था, मैंने किया था अपने से, और ये साकेत में ही किया था मैंने। ठीक है, मेरे फ्रेंड का बुलेट था, मैंने कहा लाओ देखें। ठीक है, उसको खरीदवाया था नया नया, मैंने कहा कि इसमें मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, खरीदवाऊंगा तब तुम्हें। बोला हाँ सर, हाँ भैया कर देना। मैंने कहा ठीक है, पहले चलाया उलाया पूरा एक दिन हम लोगों ने कंपटीशन रखा, मैंने कहा उठा सकते हो देखो, तो नहीं उठा पाया। बोला 2 या 3 आदमी मिल के हम लोग बुलेट उठा पा रहे थे। मैंने उसको बोला कि मैं उठा लूंगा बुलेट। बोलता है अभी तो उठा नहीं पा रहे थे आप, कैसे? मैंने कहा मैं उठा लूंगा तब। बोलता है पक्का जो है 5,000 रुपया की बाजी। मैंने कहा देखो भाई, मैं पैसे की बाजी नहीं लगाता हूँ, ऐसा करो अगर मैंने उठा लिया तो मुझे आज हम लोगों सारे फ्रेंड को एकदम अच्छे से, ठीक है, खिदमत में खाना खिला देना। बोला बिल्कुल खिला देंगे, और अगर नहीं उठा पाए तो? मैंने कहा मैं समोसा पार्टी दे दूंगा। ठीक है, ये मैंने कहा इसी तरह का कॉम्पिटिशन हमने रखा। बोला चलिए उठा के दिखाइए। मैंने कहा चलो। हम लोग क्या किए, दोपहर में हम लोग ने ऐसे ऐसी बाजी लगाई, लास्ट में क्या हुआ, साकेत के मैंने कहा चलो, बोला चल कहाँ उठाओगे? मैंने कहा चलो तो सही, मैं एक जगह ले जाऊंगा वहां उठाऊंगा। अब सारे कंफ्यूज किए क्या करेगा भाई। मैं गया, जानते हो, जाके वहां से परमिशन ले लिया और साकेत के मॉल में वो साकेत का जो वो है वाटर सेंटर, ठीक है, स्विमिंग पूल, उसमें मैंने परमिशन लेके, एक दोस्त भी था मेरा, उसमें घुसा दिया मैंने। ठीक है, अब वो देख रहा है, बोलता है अरे नया नया गाड़ी है भाई, खराब हो जाए। मैंने कहा पानी से धोते तो हो, कहाँ खराब होगा। उसके बाद वाटर में ले गया मैं, और उसके बाद आराम से, जानते उधर से इधर घुमाता रहा। बोलता ये तो तुमने चीटिंग कर दी। मैंने कहा कहाँ चीटिंग किया, मैंने बोला था ना कि मैं बुलेट को उठा दूंगा, देखो उठा रहा हूं मैं। और तुम चाहते हो नीचे से उठा दो, तो मैं नीचे पानी में चला गया और ऊपर उठा के दिखा रहा हूँ, देखो उठ गया। तो दिस इज द टेक्निक, यू नो। तो एक्चुअल में जो बुलेट तो वही है, सेम है, लेकिन वाटर ने क्या किया, मेरा जो कुछ वेट जो है वो वाटर ने ऊपर की तरफ लगा दिया, मतलब अपथ्रस्ट लगा दिया। इसी को कहते हैं अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी माइनस अपथ्रस्ट ड्यू टू फ्लूइड। इसी को कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी माइनस वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। लिख लीजिए कॉपी में, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m इंटू जी माइनस स्मॉल m इंटू जी। कैपिटल एम जी क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, स्मॉल एम जी क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब इसी को कैपिटल एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एच सिग्मा जी माइनस ए एच रो जी, ये फ्लूइड के लिए हो गया। ठीक है, अब दोनों में कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो कॉमन मैंने ले लिया, ए एच जी इज कॉमन, सो यू नो सिग्मा माइनस रो। ठीक है, अब अगेन हम लोग कुछ और भी कॉमन लेना चाहते हैं, रो भी कॉमन लेना चाहते हैं, तब क्या होगा, ए एच जी रो इज कॉमन, 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। अब इसी को हम लोग वेट बोल सकते हैं, W इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, सॉरी सिग्मा रो अपॉन सिग्मा, यस। तो अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी, इसको लिख लीजिए, इसको डराइव कर लीजिए कॉपी में। अगर आपको पूछा जाए अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी कितना होता है, तो क्या बोलोगे, W इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो अगर कोई पूछे ट्रू वेट इज इक्वल टू क्या होगा, बताइए, किसी भी बॉडी का ट्रू वेट क्या होता है। तो यू नो ट्रू वेट इज W इज इक्वल टू, यू कैन से अपेरेंट वेट। ठीक है, अपेरेंट वेट को T से हम लोग डिनोट कर दिए, तो T अपॉन 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, आंसर। लिख लीजिए इस पूरे को अच्छे से। यू नो फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है मान लो, ठीक है, अगर ये मान लो लिक्विड है, इसके अंदर ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी V माइनस VS remaining outside the liquid will be V minus V into rho upon sigma। ठीक है, मतलब कितना लिक्विड ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, बॉडी जो है कितना उस लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, V इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, where rho is the density of liquid, sigma is the density of body immersed in liquid. Now what is the buoyant force or buoyancy?
तो नीचे से अगर किसी लिक्विड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है, जब वो बॉडी लिक्विड के अंदर हो, तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? बायोएंट फोर्स। मैंने प्रूव करके भी दिखाया था, V इक्वल टू AH रो जी इज इक्वल टू mg। मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू AH रो जी, वेयर h इज इक्वल टू हाइट ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड, m is equal to mass of the body, and A is the area. It is an upward force acting on the body immersed in a liquid. If there is liquid, and this is body, weight is working downward, so down upper side of force is applied, that is called upward force, yeah, thrust, upward force, or this is also called buoyant force. Okay. Or buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. The buoyant force acts at the center of buoyancy, which is the center of the gravity of the liquid displaced by the body when immersed in the liquid. माने ये जो इसका सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी, जो लिक्विड को तुमने डिस्प्लेस किया है, buoyant force हमेशा वहीं पे लगता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये वेसल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यही लाइन में ही फोर्स लगेगा। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोएंसी इज कॉल्ड सेंट्रल लाइंस। मेटा सेंटर क्या होता है? मेटा सेंटर इज अ पॉइंट वेयर द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बायोएंसी इंटरसेक्ट द सेंट्रल लाइंस। ठीक है, जब वो सेंट्रल लाइन को क्या करता है? कट करता है। ठीक है, तो उसी को मेटा सेंटर कहते हैं। नाउ लॉज ऑफ फ्लोटेशन। कोई भी बॉडी कब फ्लोट करता है, कब वो वाटर के अंदर सिंक कर जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मान लो ये लिक्विड है, पूरा आपने इसमें फिल कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से नीचे के लिए डाला। ठीक है, तो इसमें दो तीन बातें हो सकती है। पहली बात है, नीचे की तरफ एक वेट काम करेगा, दैट इज द mg। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, अप थ्रस्ट फोर्स, F हम लोग लिख सकते हैं, अप थ्रस्ट। इसी को थ्रस्ट भी बोलते हैं, इसी को बायोएंट फोर्स भी बोलते हैं। एक्चुअल में जो बॉडी का वेट होगा, ट्रू वेट, वो क्या होगा? mg। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V रो जी। और बायोएंट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? दिस इज द स्मॉल w लिख लो, V सिग्मा जी। तो ऑब्जर्व वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा? तो वेट माइनस अपथ्रस्ट, मतलब W माइनस स्मॉल w, ये मैंने लिखा भी है, V रो जी माइनस V सिग्मा जी। ठीक है, अब तीन बातें हो सकती है, तो मैं पहले फिर से लिख देता हूं, W माइनस कैपिटल W माइनस स्मॉल w इज इक्वल टू, ठीक है, V रो जी माइनस V सिग्मा जी। अब तीन बातें हो सकती है, या तो कैपिटल W बहुत बड़ा हो, मतलब कैपिटल W बड़ा है स्मॉल w से, या कैपिटल W छोटा है स्मॉल w से, या कैपिटल W और स्मॉल w इक्वल है। अब तुमको सर कैपिटल W का मतलब ट्रू वेट, ट्रू वेट जो है अब थ्रस्ट से ज्यादा है, तब क्या होगा? जरा गौर करके देखो, W इज ग्रेटर देन, कैपिटल W इज ग्रेटर देन स्मॉल w। ठीक है, तब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जब ये बड़ा है तो बड़े में से इसको छोटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, W कैपिटल W माइनस स्मॉल w इज पॉजिटिव। यस और नो? अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी विल सिंक टू द बॉटम। वेट ज्यादा है तो बॉडी क्या होगा? सिंक कर जाएगा, बॉडी विल सिंक। यस और नो? यस सर। अगर बॉडी हॉलो नहीं है अंदर से, देन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? रो इज ग्रेटर देन सिग्मा। यस और नो? तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे गिर जाता है, डूब जाता है।
जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर में फ्लोट करता रहता है, बॉडी इसमें नीचे की ओर गिर गया, सिंक कर गया। अगर कैपिटल डब्ल्यू से बड़ा है स्मॉल डब्ल्यू तो क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू माइनस स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव। तो बॉडी विल राइज अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, राइज अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसे प्लास्टिक का बर्तन सब तुम डुबाते हो तो क्या होता है, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, वो यही कंडीशन है वहां पे। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, रो इज लेस देन सिग्मा, मतलब किसकी डेंसिटी इस बार ज्यादा हो गई, वाटर की। किसकी डेंसिटी कम हो गई, प्लास्टिक की। इसी कारण वो डूब नहीं रहा है, ऊपर तैर रहा है, ठीक है, बहुत ऊपर तैरने लगेगा, ये कहने का मतलब। राइज अबव द सरफेस मैंने लिखा है। अगर W और इक्वल टू W है तब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0। इसका मतलब है कि दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लिक्विड के लेवल पे वो तैरता रहेगा, यस और नो। तो क्या लिखेंगे, द बॉडी विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड लेवल, इनसाइड द लिक्विड लेवल। इसका मतलब क्या है, वो पूरा तो पानी में डूबा रहेगा लेकिन वो अंदर भी नहीं जाएगा, ऊपर पे ही तैरता रहेगा, ऊपर पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इसी को कंक्लूड कर रहा हूं मैं। The law of flotation states that a body will float in a liquid if weight of the liquid displaced by the immersed part of the body is at least equal to or greater than the weight of the body. Now, जब आइस ब्लॉक को हम लोग फ्लोट कर रहे हैं वाटर में, तो लेवल ऑफ द वाटर इन द वेसल विल नॉट चेंज व्हेन द होल आइस मेल्ट्स इनटू द वाटर। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ बढ़ रहा है, वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। But when an ice block is floating in a liquid in a vessel and ice completely melts, then the following cases may arise. 3 बातें हो सकती है। If density of liquid is greater than that of water, rho L is greater than rho W, the level of liquid plus water will rise. तब लेवल ऊपर उठ जाएगा। If density of liquid is less than the density of water, तो लेवल ऑफ लिक्विड प्लस वाटर विल डिक्रीज, तब नीचे चला जाएगा। इसीलिए घर में जब आइसक्रीम सब आप लोग डुबाते हैं ना, आइसक्रीम को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, अगर वो आइसक्रीम पूरा पिघल भी जाता है तो वाटर का लेवल थोड़ा नीचे ही रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें नमक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी डिफर करती है वाटर से। बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर, मतलब बर्फ, तुम वाटर का ही बर्फ तुमने लिया है और लिक्विड भी वाटर ही है, तो क्या होगा, द लेवल ऑफ लिक्विड प्लस वाटर विल रिमेन अनचेंज्ड। दोनों का लेवल का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नाउ व्हाट इज विस्कोसिटी, ठीक है। You know, viscosity is the property of fluid due to which it opposes the relative motion between the different layers. देखो, अगर ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये लेयर अगर इधर फ्लो कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं। You know, viscosity is the property of a fluid due to which it opposes the relative motion between the different layers. इसका मतलब है लिक्विड के 2 लेयर के बीच जो फोर्स लगता है, अपोजिंग फोर्स जो लगता है, उसी को विस्कस फोर्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। अगर 2 लिक्विड लेयर है और उसका सरफेस एरिया A है, ठीक है, ये है, देखो इसका सरफेस एरिया A है और इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dr है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स इक्वल टू माइनस ईटा इंटू ए dv/dx। तो ईटा क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू, यू नो,
माइनस एफ अपॉन ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। इसी को हम लोग माइनस एफ अपॉन ए इंटू वी अपॉन एल भी लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा which is equal to negative of force upon area into velocity gradient. SI unit of coefficient of viscosity is the Newton per meter square second. इसी को पास्कल सेकेंड या इसी को पॉइसलीस कहते हैं। PL लिखते हैं इसका सिंबल। What is the variation of viscosity? अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं with increase in temperature, viscosity क्या होती है लिक्विड की? तो डिक्रीज कर जाती है। अगर आइस है या मान लो हैवी वाटर, ठंडा वाटर है, अगर उसको तुम गर्म कर दो तो देखना उसकी चिपचिपेपन कम हो जाएगी, मतलब विस्कोसिटी उसकी डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हनी को अगर गर्म कर दोगे तो पहले देखना हनी गाढ़ा रहता है, लेकिन जैसे गर्म कर देंगे तो गाढ़ापन उसका कम हो जाता है। इसी को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्लॉटे, उन्होंने कहा था ईटा टी इज इक्वल टू ईटा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर ईटा टी एंड ईटा नॉट आर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट द t डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा और बीटा क्या है? कांस्टेंट्स हैं। तो कहने का मतलब है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट यू नो the viscosity of all gases increases with increase in temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस का तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। Viscosity of gas is directly proportional to the square root of the absolute temperature. Eta is directly proportional to the root under T. ठीक है, यही रिजल्ट हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मिलता है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? विद इंक्रीज इन प्रेशर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस बट द विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ती है, लेकिन वाटर का डिक्रीज होती है, लेकिन विस्कोसिटी ऑफ गैस रिमेन अनचेंज्ड। गैस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी बॉडी को फ्री फॉल कराते हैं तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर अगर आप फ्री फॉल कराते हैं तो वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर लेता है, कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर लेता है, उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। You know the maximum constant velocity acquired by the body while falling freely in a viscous medium. अगर आपने एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को लिक्विड के अंदर ड्रॉप कराया तो यहां पे 3 तरह के फोर्स लगेंगे। पहली बात, डाउन में एक वेट काम करेगा W, ऊपर साइड में एक फोर्स लगेगा, इसको कहते हैं Ft, एक दूसरा फोर्स लगेगा, इसको कहते हैं Fv। अब तुम कहोगे सर ये Ft क्या है, Fv क्या है? ठीक है, W तो समझ में आ गया कि वेट है, ठीक है। यहां पे फोर्स इसको कहते हैं Ft माने टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि Ft जो है इसी को टर्मिनल फोर्स भी बोला जाता है, और Fv जो है इसको कहते हैं वर्टिकल फोर्स, जो ऊपर की तरफ काम करता है। इसी को विस्कस ड्रैग भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है विस्कस ड्रैग, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर। तो वेट इज इक्वल टू यू नो Ft प्लस Fv, ठीक है। तो Ft प्लस Fv इज इक्वल टू वेट। तो वेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी, क्योंकि वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। Ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा जी,
विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ से मिलता है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आरवी। पैराशूट इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और एफटी में ना टेंजेंशियल फोर्स, लिक्विड जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है उस लिक्विड में या उस सॉलिड में जो ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। यू नो 6 पाई ईटा आरवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इज कॉमन, यू नो रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो v इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, 6 से कट कर दो इसको ऊपर, तो 3 2 हो गया ऊपर में। तो यू नो 2/3 3 जा 9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। फाइनल फॉर्मूला लिख लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2/9 into r square into rho minus sigma into g upon eta. What is the r here? R is the radius. What is the rho here? Density of the falling body. What is the sigma here? Density of the liquid. What is the ft? Tangential force. What is the fv? Viscous drag. Next one is called Stokes law. स्टोक्स ने प्रूव किया कि अगर एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को जिसकी रेडियस r है, जो कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है, उसको किसी लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करता है। ठीक है, और उसका जो फोर्स होता है 6 पाई ईटा आरवी होता है। दिस इज नॉन एज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है। पैराशूट इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तुम कहोगे कैसे? देखो ये पैराशूट इस तरह से होता है, ठीक है, यहां से एयर ऐसे भी जा रहा है, यहां से ऐसे एयर जा रहा है और ऐसे भी नीचे से ऊपर, क्योंकि बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है तो एयर का प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा ना, एयर जो है। तो ये वाला जो यहाँ पे जो एयर लग रहा है, ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये वाला जो है ये क्या करता है, जाके पैराशूट से टकरा जाता है। अगर वो पैराशूट से नहीं टकराता तो क्या होता, आदमी अगर विदाउट पैराशूट का आता तो डायरेक्ट गिर जाता। लेकिन जो पैराशूट से गिरता है तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करता है, टर्मिनल वेलोसिटी जिसको कहते हैं। अगर ये पैराशूट नहीं होता तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाता, जी की तरह इक्वल हो जाता। लेकिन पैराशूट है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर जाता है, v एक अटेंड कर जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पे जो एयर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ जो स्ट्राइक कर रहा है, इस दोनों के डिफरेंस के वेलोसिटी के इक्वल ही वो नीचे आता है। तो इसका मतलब धीरे 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 करके नीचे आता है। अगर आपने पैराशूट बड़ा कर दिया, तुम लोग कहोगे कि सर बड़ा पैराशूट ले लूंगा, बड़ा साइज का पैराशूट लूंगा, तो स्पीड और कम हो जाएगी और धीरे धीरे तुम उतरोगे। तो लेकिन अच्छा डायमेंशन का पैराशूट रखने से एक नॉर्मल नॉमिनल स्पीड से वो बॉडी नीचे से की तरफ आती है। नाउ फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फ्लो 3 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, सीधा सीधा जा रहा है। एक को कहते हैं लेमिनर फ्लो, लेयर बना बना के जा रहा है। जैसे हनी को अगर तुम एक टेबल पे गिराओगे तो देखना वो लेयर बनाते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। वाटर को गिराओगे तो वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा। वो हनी देखना लेयर बनाता है, स्ट्रेट भी जाएगा, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा, मैंने इधर उधर एक मैंने रोड की तरह बनाते हुए जाएगा। और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, एक दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो, जो घूम घूम के जाता है या फोर्स लगा के जाता है, अचानक वेलोसिटी चेंज होने लगती है। तो 3 तरह की वेलोसिटी होती है लिक्विड की या फ्लूइड की कह सकते हो। पहले वाले को स्ट्रीमलाइन, दूसरे वाले को लेमिनर, थर्ड वाले को टर्बुलेंट कहते हैं। तो फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन
अगर एक स्ट्रेट लाइन में सारा जा रहा है तो उसको स्ट्रीम लाइन बोलेंगे, ठीक है। Yes, sir. अगर लिक्विड जो है लेयर के फॉर्म में जा रहा है तो लेमिनर बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा? फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इन सेड टू बी स्ट्रीमलाइन इफ ईच एलिमेंट ऑफ द फ्लूइड passing through a particular point travels along the same path with exactly same velocity as that of the preceding element। माने पहला पार्टिकल जिस स्पीड से गया है, जिस पाथ से गया है, दूसरा भी उसी स्पीड और पाथ से जाएगा, उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। And you know, special case of streamline flow is called laminar flow, इसमें लेयर बना के जाता है। Thus, a flow in which the liquid moves in layer is called a laminar flow। ठीक है, जिसमें लिक्विड क्या करता है, एक लेयर बना के जाती है, उसी को लेमिनर फ्लो कहते हैं। ऐसे फ्लो में क्या होता है, वन लेयर स्लाइड्स ओवर द अदर लेयर ऑफ लिक्विड। हनी में यही होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर मूव करता है, इसी को लेमिनर फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? A turbulent flow is the one which the motion of the fluid particle is disordered or irregular, वो जैसे मन तैसे रैंडम मूव करता है। This is called turbulent flow। कैसा फ्लो होगा इसको बताने के लिए एक नंबर होता है, आगे मैं बताऊंगा, इसको कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। और किस तरह का फ्लो चेंज होगा उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। So what is the critical velocity? For a fluid, the critical velocity is the limiting velocity of fluid flow up to which the flow is streamlined and beyond which the flow becomes turbulent। माने एक ऐसा वेलोसिटी जो लिक्विड को अटेंड होने के बाद वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लो नॉर्मल स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो है, अचानक इसकी स्पीड बढ़ गई, एक अचानक एक स्पेसिफिक वैल्यू अटेंड कर लिया, इसके बाद वो टर्बुलेंट हो गया। तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड किया उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। एक ऐसा वेलोसिटी जो फ्लूइड अटेंड करने के बाद स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। VC इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है K इंटू ईटा रो R, where R is the radius of tube, eta coefficient of viscosity, rho is the density of liquid, और VC is the critical velocity। C for critical, V for velocity। What is the Reynolds number? Reynolds number ऐसे नंबर को कहते हैं जो हमें डिटरमाइन करके देता है कि नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है। तो Reynolds number is a pure number which determines the nature of flow of liquid through a pipe। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे हम लोग? इसी में देखो, VC इक्वल टू K ईटा रो R, ठीक है। इसी के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू N R इंटू ईटा रो इंटू D। क्रिटिकल वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला। ये NR क्या है? दिस इज द रेनॉल्ड नंबर। तो NR इज इक्वल टू क्या होगा, VC इंटू रो D अपॉन ईटा। तो रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो NR इज इक्वल टू VC रो D अपॉन ईटा, ठीक है। जब इसमें सबकी वैल्यू डाल दोगे लिक्विड का, तो अगर रेनॉल्ड नंबर जो है 0 से लेकर 2000 के बीच में आएगा, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन और लेमिनर। क्या डाउट है बताइए मुझे? मैं समझ गया। 0 से 2000 के बीच में अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है तो हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रीमलाइन कि ये फ्लो लिक्विड जो है वो स्ट्रीमलाइन है या लेमिनर है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3000 है तब ये क्या है, टर्बुलेंट है। लेकिन अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो ये अनस्टेबल चेंजिंग होता रहता है,
स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट, टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन होता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम लोग जब कोई आदमी बोलता है ना नदी में अचानक पानी जा रहा था, अचानक पानी जो है इतना बढ़ गया कि बहा के सब कुछ ले गया, तो समझ जाओ कि वहां पे 2000 से 3000 के बीच रिनॉल्ड नंबर थी, अचानक 3000 से बढ़ गया तो टर्बुलेंट हो गया। अगर आपको पूछा जाएगा गंगा रिवर का जो ऊपर वाला लेयर है वहां पे रिनॉल्ड नंबर कितना होगा, तो 0 से 2000 हो गए, क्योंकि वो स्ट्रीम लाइन दिखती है, स्ट्रेट दिखती है। लेकिन वही गंगा रिवर के नीचे अगर देखोगे, अंदर जाओगे, जहाँ गड्ढा उड्ढा रहता है, वहां पे 3000 से ज्यादा होता है। कोई भी चीज नीचे जहाज तक डुबा दोगे तो सारा डूब जाती है, बड़े बड़े नाव डुबा देती हैं वो। ठीक है, तो जब भी रिनॉल्ड नंबर 0 से लेकर 2000 के बीच में है, दिस इज द स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो। ग्रेटर देन 3000 है तो टर्बुलेंट फ्लो, 2000 से 3000 के बीच में है तो अनस्टेबल चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू द टर्बुलेंट। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? ठीक है, किसी भी पाइप में देखना, कभी कभी तुम लोग घर में पानी पाइप भरते हो तो अचानक फुर 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 करके आवाज करने लगता है। बहुत बार एयर उसमें भर जाता है तो भी आवाज करने लगता है, कभी पानी कम रहता है तो भी करने लगता है। तो ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का, और वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है, ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए वो फुर 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 करके फ्लो करता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, तो वो लिक्विड जो है कंप्लीटली फ्लो करता रहेगा, वहां पे फुर 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 करके नहीं आएगा, एयर बीच में नहीं आएगा। तुम कहोगे कैसे? इसको डराइव करके दिखाइए मुझे। सपोज करो कि स्ट्रीम लाइन फ्लो है और ये आइडियल फ्लो है, जिसमें कि नॉन विस्कस फ्लूइड हमने एक पाइप से पास कराया है। ये पाइप है, ये पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया बी है। सॉरी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका डिफरेंट है, माना इसका नाम A1 लिख देते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 लिख देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी v1 है जो लिक्विड इसके अंदर एंटर कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी v2 है। इसकी हाइट जो है अर्थ सरफेस से v1 है और इसका v2 है। ये या h1 h2 ले लो, सॉरी v1 v2 क्यों लोगे, b पॉइंट ले लिया मैंने, h1 h2 ले लिया। तो तुम देखो, जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना लिक्विड बाहर निकलेगा। इसका मतलब है ये किस पे बेस होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे होता है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है। यस। इसका मतलब जितना मास पर यूनिट एंटर करेगा उतना मास बाहर निकलेगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग per second at A is equal to mass of liquid leaving per second at B। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? ठीक है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, और पर यूनिट टाइम है तो लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2। पहले समझा या नहीं कैसे मैंने बोला? मास हमने मास पर यूनिट टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2। आपको पता है जो लिक्विड इधर एंटर होगा वही लिक्विड वहां से बाहर निकलेगा। तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इफ द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, then I can say that ρ1 ρ2 cut, A1 V1 is equal to A2 V2। This is called equation of continuity। इसका मतलब जितना product of cross sectional area into velocity of liquid is equal to cross sectional area of velocity of liquid at the other point are equal, this is called equation of continuity of liquid। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कैपिटल A मैंने एरिया बोल दिया
और v हमने वेलोसिटी बोल दिया। तो इसका मतलब है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a। It means larger the area of cross section, smaller will be the velocity of liquid and vice versa। इसलिए घर में तुम देखते हो जब हम लोग पाइप में पानी डालते हैं ना ऊपर में, ठीक है, तो जब टैंक को भरते हैं तो मोटा पाइप से भरते हैं, लेकिन घर में जो टेप लगाते हैं हम लोग तो पतला लगाते हैं, दुबला लगाते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है वाटर की, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा कर देते हैं। घर में भी तुम देखते हो कभी कभी कार वगैरह धोना पड़ता होगा, छोटू का काम जब तुम लोगों को करना पड़ता होगा तो क्या करते हैं, पानी वाला पाइप लेके और एक साइड में पाइप को आधा बंद कर देते हैं, ऐसे साइड में बंद करके, और उसके बाद ऐसे प्रेशर से लगाते हैं। वो क्यों बंद कर रहे हैं आप, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा वेलोसिटी से वो जाएगा, दूर तक जाएगा। पिचकारी भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका मतलब है कि लार्जर द क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर विल बी द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो। इसी कारण से डीप वाटर रन स्लो और स्लो वाटर रन्स डीप। जो डीप वाटर है वो बहुत स्लो पास करता है, स्लो दिखेगा तुम्हें, और स्लो वाटर रन्स डीप। द जेट ऑफ फॉलिंग वाटर बिकम्स नैरो एज इट इज गो डाउन। ठीक है, तुमने जेट देखा होगा, इस तरह से बहुत सारा वीडियो भी देखा होगा तुमने, यहाँ पे ऐसे लिक्विड निकलता है और इसके ऊपर आदमी खड़ा हो जाता है और ऐसे पाइप पे घूमता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिक्विड ऐसे निकल रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो जेट ऑफ फॉलिंग वाटर बिकम्स नैरो एज इट गोज डाउन। नाउ एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड, ये सब हम लोग ना क्या कहते हैं, एक तरह से बर्नौली थ्योरम पढ़ने के लिए सब लॉजिक लगा रहे हैं, उसके पहले का इंपॉर्टेंट सारा फैक्ट है। अगर लिक्विड कहीं फ्लो कर रही है तो उसमें 3 तरह के मिनिमम एनर्जी होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी इन अ फ्लोइंग लिक्विड। एक को कहते हैं प्रेशर एनर्जी, दूसरे को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, थर्ड वाले को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या है, ठीक है, अगर P प्रेशर है, A एरिया है फ्लूइड का, और लिक्विड मूव कर रही है L डिस्टेंस से, तो प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन, विच इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो F मतलब P इनटू A और डिस्प्लेसमेंट इज L। तो किसी लिक्विड में, किसी भी ट्यूब में जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका प्रेशर एनर्जी क्या होगा, तो PAL होगा। प्रेशर नहीं, प्रेशर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है तो वो तो वर्क डन के इक्वल होगा। समझ रहे हैं मेरी बात है? हाँ। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या होता है, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा, तो PAL अपॉन AL, AL कट कर दो तो P हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि लिक्विड की प्रेशर एनर्जी क्या होती है तो आप बोलोगे PAL होती है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, तो P होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इफ अ लिक्विड ऑफ मास m एंड वॉल्यूम v इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी v, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यू नो। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हाफ mv स्क्वायर अपॉन v। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो हाफ रो v स्क्वायर। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v क्या है, वॉल्यूम। तो 2 बातें अभी सीखा मैंने कि प्रेशर एनर्जी किसी लिक्विड की किसी पाइप में जो होती है वो PAL होती है। याद रख लो कि पल होता है, PAL पल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ रो v स्क्वायर, एकदम याद कर लीजिए अच्छा से बेटा, हाफ रो v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर किसी पाइप में लिक्विड पास हो रही है जिसका मास m है और उस पाइप की हाइट h है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो mgh अपॉन v, और आपको पता है m अपॉन v इज इक्वल टू रो, तो रो gh।
मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसमें कितने तरह की एनर्जी होगी? तो आंसर है 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी होगी फ्लो करने के लिए। पहला होगा प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होता है? PAL। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। Yes, sir. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? तो P होता है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? तो हाफ ρv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? ρgh होती है। नाउ व्हाट इज द बर्नौली थ्योरम? बहुत इंटरेस्टिंग है। बर्नौली ने कहा कि किसी पाइप में या ट्यूब में तुम लिक्विड अगर फ्लो करा रहे हो कंटिन्यूअसली, तो उसमें किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहां 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 किसी भी पॉइंट पर, टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर प्रॉपर फ्लो हो रहा है किसी पाइप में तो टोटल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी मींस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास कांस्टेंट होती है। तो मैंने लिखा है इस तरह से, फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड, मतलब वो जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब कंप्रेस नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए। Yes, sir. तो पढ़ के सुनाइए मुझे, व्हाट इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल? For steady flow of an incompressible non-viscous fluid through a tube pipe, the total energy, that is the sum of kinetic energy, potential energy, and pressure energy per unit volume or per unit mass 2, remains constant at all points of flow, provided that there is no source or sink of the fluid along the flow. क्लियर है? तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो क्या बोला? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब P प्लस ρgh प्लस हाफ ρv², ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब इसी को प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कर देते हैं, तो PAL प्लस mgh अपॉन m प्लस हाफ mv² अपॉन m, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही तो बर्नौली ने कहा। Yes, sir. तो अब m और m को कट कर दीजिए, यहां भी m को कट कर दीजिए। ठीक है, Yes, sir. अब क्या बचा? PAL अपॉन m। ठीक है, तो आई कैन राइट हियर PAL अपॉन m प्लस GH प्लस हाफ v² इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, P अपॉन ρg, पूछो कैसे? इसी को ना mg से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, या यू को कि gg से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? P अपॉन ρg प्लस h प्लस हाफ v² अपॉन g, इट इज अनदर कांस्टेंट। P अपॉन ρg को क्या कहते हैं? प्रेशर हेड। h को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल हेड। v²/2g को क्या कहते हैं? वेलोसिटी हेड। तो सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड प्लस वेलोसिटी हेड इज कांस्टेंट। Yes, sir. नाउ बर्नौली थ्योरम का क्या एप्लीकेशन है, या व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल? कार्बोरेटर जानते होगे, जो पेट्रोल देता है, गाड़ी में लगा होता है, जो पेट्रोल हर मिनट सप्लाई करता है, हर सेकंड सप्लाई करता है।
Yes. गाड़ी में, डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, सब में कार्बोरेटर होता है। इसका एक ही काम होता है कि लिक्विड को सप्लाई करना। या आपने देखा होगा पेट्रोल मेजर जो करते हैं वो कार्बोरेटर के प्रिंसिपल पे ही होता है, बर्नौली प्रिंसिपल पे हुए होता है। या घर में पेंटिंग करने वाला मशीन देखा होगा जिसको पेंट गन कहते हैं। सेंट स्प्रेयर जो होता है, शादी में वो जो सेंट हम लोग स्प्रे करते हैं। एटोमाइजर जो होता है, इंसेक्ट स्प्रेयर जो होते हैं, ये सब सारे बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पाइप का एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम कर दिए, तो क्या होगा, ज्यादा दूर तक वो फैलेगा, दूर से ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, दूर तक आदमी को ये करेगा, भिगाएगा। भाई जो घर में रंग करने वाला होता है, अभी मैं रंग करवा रहा हूँ, वो लोगों ने क्या किया है, पेंट गन लेके आया है, एकदम दूर से ही एकदम पेंट कर देता है, बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है। इसमें पेंट बर्बाद कम होता है। तो यू नो द एक्शन ऑफ द बुनसेन बर्नर, गैस बर्नर, ऑयल स्टोव, एग्जॉस्ट पंप, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल। एग्जॉस्ट पंप देखा होगा घर में, चिमनी वगैरह जो लगाया जाता है, खाना जहां बन रहा होता है उसके ऊपर में, ये भी बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। वो ज्यादा जोर से खींचता है और बाहर फेंक देता है। यहाँ पे देखना बड़ा होगा, लेकिन जहां सामने है वो छोटा पतला सा मुंह होता है, इसके कारण दूर फेंक देता है। कहने का मतलब मेन प्रिंसिपल क्या होगा, बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो कहीं भी, ठीक है, कहीं भी अगर ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा एरिया, यहाँ पे ज्यादा है, अचानक उसकी एरिया को बहुत कम कर दो। पिचकारी भी जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, देखना लिक्विड दूर तक जाएगा। ये मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे घर में क्या हुआ कि एक दिन नल खरीद के मैंने लाया, तो नल जब खरीद के लाया ना, तो वो बाबू जो है उसने क्या किया था, नल में उस तरह से यहाँ पे इस तरह से ये लगा हुआ था, क्या कहते हैं, प्लास्टिक का लगा हुआ था, या भूख नहीं लगा था, गुम हो गया था, क्या हुआ था पता नहीं। मैं जब लेके आया नल ना लगा चुका हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि नल का जो पानी है ना, वो एकदम बहुत मतलब क्या कहते हैं, दूर फैल रहा है, ऐसे ऐसे फैल रहा है पूरा। काम वही हमारा नहीं हो रहा है और बड़ा स्लो स्लो आ रहा है। तो मैंने क्या किया था पता है, रबड़ का एक इस तरह का शेप का काट लिया था और उसको मैंने उस पाइप में ऐसे लगा दिया। अब क्या हुआ पता है, अब देखो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो ज्यादा तेजी से निकलेगा, तो उस नल की स्पीड बढ़ गई। जो शॉपकीपर सब ना बोलता नहीं है कि ये स्पीड वाला नल है जी, स्पीड वाला नल, ज्यादा कॉस्ट जो ले लेता है वो तुम लोगों को ठग रहा है। वो नॉर्मल नल में क्या करता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा कर देता है, जिसके कारण तुम्हें स्पीड से बहता हुआ लगता है। गाड़ी जो कार जो साफ करते हैं उसमें क्या करते हैं, मुंह एकदम पतला कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। Yes, sir. This is all application of the Bernoulli's principle. बर्नौली प्रिंसिपल ही स्पिनिंग ऑफ बॉल में यूज होता है। तुमने जानता होगा स्पिनर सब जो है, जैसे हरभजन सिंह हो गए, वो स्पिनर है ना। हरभजन सिंह जी क्या करते हैं, बॉल को हवा में ही घुमा देते हैं, ठीक है। Yes, sir. राइट स्पिन लेफ्ट स्पिन दोनों तरह का कर देते हैं वो। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है, मैं लॉजिक बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि एक बॉल ले लिया, ये जैसे बॉल है मान लो, उसके एक साइड को वो ना देखना थूक लगा के और ऐसे इसमें थाई के पास ना देखना, वो स्पिनर सब हमेशा घसता रहता है ऐसे। एक साइड में बॉल को चिकना कर देता है, एक साइड में बॉल को चिकना नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। अब एक साइड में क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो गया, दूसरे साइड में फ्रिक्शन ज्यादा है। और जब बॉल को करता है तो ऐसे बॉल को घुमा के, हाथ घुमा के ऐसे फेंकता है। तो यहाँ पे जो ज्यादा देखो, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है, हाथ को देखो इतना बड़ा घुमाता है। इस देखना जो स्पीड बॉल करने वाला होगा वो बॉल हाथ को ऐसे घुमाएगा नहीं, वो क्या करता है, हाथ को एकदम लंबा घुमाता है, ऐसे सीधा सीधा घुमाता है वो, जिससे कि दूर जाए, उसका लेंथ ज्यादा बढ़े। लेकिन जो स्पिनर होता है वो हाथ को देखना ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा घुमाता रहता है, जिससे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाए। और जब फेंकता है ना तो देखना वो ऐसे करके फेंकेगा, देखना ऐसे करके फेंकता है, मतलब यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो। और जब वो देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है तो स्पीड ज्यादा होगी, तो एयर में ही एक जगह पे स्पीड ज्यादा है, एक जगह पे स्पीड कम है, तो क्या होगा, इस एयर में ही वो स्पिन कर जाएगा। बैट्समैन को लगेगा बॉल इधर से आ रहा है, पता चला उधर बॉल जो है विकेट में घुस चुका है।
इसी को मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। ये भी बर्नौली के थ्योरम पे ही डिपेंड करता है। मोशन ऑफ अ स्पिनिंग बॉल, मैग्नस इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। अच्छा एक बात बताइए गौरव भैया, अगर मान लो इस तरह का किसी का घर है और रूफ इस तरह से है, आपने देखा भी होगा लकड़ी का रूफ जब होता है, ये बताओ जब एयर इधर से फ्लो करता है तो क्या ये जो रफ कभी मतलब रूफ सब जो उड़ जाता है हवा में, तो हवा के ऊपर की वजह से उड़ता है कि नीचे की वजह से उड़ता है? अच्छा उड़ता है घर तो। हाँ देखता होगा ना, रूफ वगैरह उड़ जाते हैं, ये भी जानते हो बर्नौली थ्योरम पे भी बेस्ड है। पूछो कैसे? क्योंकि देखो यहां से एयर कैसे? ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो उसको कोई भी ये नहीं मिल रहा है, अपोज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, हाई वेलोसिटी, प्रेशर कम होगा उसका, लो प्रेशर। लेकिन वही Yes. रूम के अंदर में प्रेशर हाई होगा, ठीक है, और लिक्विड के मतलब एयर की वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। Yes, sir. तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया, और आपने क्या जानते हैं हर टाइम पे कांस्टेंट होना चाहिए। Yes, sir. यहाँ पे कांस्टेंट करने के लिए ये वाला रूफ ऊपर से उड़ जाता है और उसमें एयर, रूम में एयर भरने की कोशिश करने लगता है। अच्छा ठीक है। The blowing of roofs by wind storms, attraction between two parallel boats moving close to each other, fluttering of a flag, flag देखना हवा में एकदम ऐसे 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 नाचने लगता है, ये भी बर्नौली के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। नाउ न्यू टॉपिक इज हियर, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। मैंने बताया भी था थोड़ा सा इसके बारे में। सपोज कीजिए घर में आप एक वाटर टैंक लगा लीजिए, तुमको अगर सर लगा हुआ है, ऑब्वियसली लगा होगा, ठीक है, वहां पे जाके ये कर देना, एक होल कर देना यहाँ बीच में, और देखना कि वो जो जहां पे आपने होल किया है उसको कहते हैं ऑरिफिस। ऑरिफिस से जो ऊपर लिक्विड का लेयर है उसके हाइट को एच नाम दे दो, एच हाइट मेजर कर लो, और उसके नीचे वाले को एच डैश नाम दे दीजिए, ठीक है। तो इफ अ लिक्विड इज फिल्ड इन वेसल अप टू हाइट कैपिटल एच एंड ए स्मॉल ऑरिफिस ओ इज मेड एट द हाइट स्मॉल एच, या एच और एच डैश भी लिख सकते हैं, कोई बात ये नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कैपिटल एच, इसको लिख सकता हूँ स्मॉल एच, ठीक है। देन कैपिटल एच क्या है, अप टू अ हाइट एच, मतलब नीचे से ऊपर तक है ये पूरा, और ये वाला एच है यहां से यहां तक लेयर था, ऑरिफिस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। देन फ्रॉम द बर्नौलीज थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू एच माइनस एच। कर लीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, वही है ये, ठीक है। द फ्लोइंग फ्लूइड डिस्क्राइब्स अ पैराबोलिक पाथ, क्योंकि दिख रहा है वी स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू एच माइनस एच, मतलब पैराबोलिक है, पैराबोला का इक्वेशन होता है ये। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, r इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट h इंटू एच माइनस एच। द रेंज इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू h बाय 2। लिक्विड का लेयर अगर आधे में, अगर तुमने ऑरिफिस को एकदम बीच में डाला है उस समय में रेंज मैक्सिमम होता है, और उसकी उस समय जो मैक्सिमम रेंज होती है वो क्या होती है, कैपिटल एच के इक्वल होती है। Yes, sir. न्यू टॉपिक इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। Surface tension is the property of liquid due to which its free surface behaves like a stress elastic membrane and tends to move the least possible surface area. मैं फिर एकदम समझाता हूं डीप में, समझो। सरफेस टेंशन कहते किसको हैं, सरफेस का ऐसा टेंशन जो कि वो चाहता है कि सरफेस एरिया कम से कम कर ले। एग्जांपल बता रहा हूं, ठंडे के दिन में देखना हम लोग बॉडी को ना चिकोड़ के सोते हैं, हाँ। सरफेस एरिया अपना कम कर लेते हैं, पॉसिबल लिस्ट सरफेस एरिया कर लेते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी से कम हीट बाहर निकले। और गर्मी के दिन में हम लोग एकदम चौड़ होके सोते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी से ज्यादा हीट बाहर निकले, हमको रूम को, हमारी बॉडी को ठंडक महसूस हो।
तो सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपना सरफेस एरिया कम करता है या कम करने की कोशिश करता है। अगर मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड का ड्रॉप है, इसमें फोर्स मान लो ये लग रहा है, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्यों, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा तो वाटर का लेयर क्या होगा, मतलब ज्यादा फैल जाएगा। ये अपना एरिया मिनिमम करना चाहता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तुमको अगर सर कैसा लेंथ, टेंजेंशियल लेंथ, ये जो लेंथ है टेंजेंशियल है। देखो ये लिक्विड है, अगर मान लो लिक्विड ऐसा है तो इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, देखना ये ज्यादा दूर तक बिखरेगा। इसीलिए लिक्विड का जो शेप होता है ना वो स्फेरिकल होता है, अपना वो सरफेस एरिया कम कर लेता है, जिसके कारण कि उस पर ज्यादा फोर्स ना लगे, वो ज्यादा फैले नहीं। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। F is the force acting on the unit length of the imaginary line. And what is the SI unit of surface tension? Newton per meter और जूल पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिखते हैं। yes. ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला होती है mt to the power -2. You know what are the illustrations of surface tension? रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है, क्यों? अगर वो स्फेरिकल नहीं होगा तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, उतना एनर्जी उसको नहीं मिलेगा। तो रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ईच ड्रॉप टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू द सरफेस टेंशन, एंड फॉर अ गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम। लेकिन मरकरी को अगर आप किसी क्लीन ग्लास प्लेट पे रख देते हो मरकरी को, तो वो देखना गोल रहने की कोशिश नहीं करता है, वो टेढ़ा ऐसे ऐसे होने मतलब ग्लोब्यूल बन जाता है। When mercury is split on a clean glass plate, it forms globules. Tiny globules are spherical on account of surface tension, but जो बड़ा globules होता है वो फैल जाता है। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं तुम्हें कि रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है, तो तुम कहोगे सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से वो अपना एरिया कम कर लेता है, छोटा कर लेता है, जिससे कि उसकी एनर्जी कम से कम लूज हो। न्यू टॉपिक इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। व्हाट इज द सरफेस एनर्जी? Surface energy of liquid is the potential energy of the molecules of a surface film of the liquid by virtue of its position. इसका मतलब है कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अगर आपने सरफेस पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज किया, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है वर्क डन के इक्वल होता है, विच इज द एस इनटू डेल्टा ए। डेल्टा इज क्या है? इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। वर्क डन इन ब्लोइंग अ लिक्विड ड्रॉप। अगर किसी लिक्विड को हमें ब्लो कराना है, जैसे फूकते नहीं है, फुर करते नहीं है, तो उसे हमें कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस को R1 से R2 हमें करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि तुमने देखा होगा वो जो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो सोप बबल से ऐसे करते हैं, करते हैं जो, तो कितना वर्क करना पड़ता है? तो सरफेस टेंशन इंटू A2 माइनस A1, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि एरिया इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर होता है, पता ही है आपको। ये लिक्विड ड्रॉप की बात बताया मैंने। लेकिन अगर सोप बबल को आपको ब्लो कराना है, वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, तो आपको पता है सोप बबल के पास दो सरफेस होता है। अंदर वाला सरफेस जो है वो वाटर सरफेस होता है, ऊपर वाला जो है वो झाग का सरफेस होता है। इसको जो है फ्रोथ कहते हैं, फ्रोथ। दो सरफेस होते हैं, तो इसलिए दो सरफेस एरिया यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे वर्क डन जो है दोनों पे काम करेगा। तो W इज इक्वल टू S इंटू A2 माइनस A1,
तो एरिया को करके डबल कर दो, तो S इंटू 8 पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि 2 एरिया होता है इसीलिए। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सा ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है या कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, इसको तुम छोटे 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 बहुत सारे ड्रॉप में कन्वर्ट करना चाहते हो, तब बताओ तुमको कितना काम करना पड़ेगा। कितना इंटरेस्टिंग है, जरा बताओ। yes, तो एक्चुअल में दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 स्मॉल पाई आर क्यूब। तो इसमें स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इंटू एन टू द पावर -1/3। ठीक है, वर्क डन कितना होगा, तो s इंटू 4 पाई इंटू एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू आर की, तो आंसर इज s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन टू द पावर 1/3 माइनस 1। यहाँ पे हमने एक बड़े वाटर ड्रॉप को n छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट किया। अब इसका उल्टा करो, बहुत सारे उस ड्रॉप को मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप बनाओ, इसको कहते हैं कोलिसेंस ऑफ द ड्रॉप्स। ठीक है, अगर n स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है आपके पास जिसकी रेडियस स्मॉल r है, तो जब सबको मिला देंगे तो बड़ा रेडियस क्या हो जाएगा, वही वॉल्यूम इक्वेट कर दोगे, तो r इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो इस प्रोसेस में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो रिलीज एनर्जी कितना होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू s इंटू चेंज इंटू एरिया 4 पाई इंटू एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यू नो s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू n इंटू 1 माइनस n टू द पावर -1/3। न्यू टॉपिक इज हियर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, अगर आप कभी लिक्विड को किसी बर्तन में भर के रखते हो, ठीक है, तो 2 या 3 बातें हो सकती है। या तो लिक्विड के अंदर भरोगे तो उसका लेवल तुम्हें इस तरह से दिखेगा, या तुम्हें इस तरह का दिखेगा, या इस तरह का दिखेगा। बस यही 3 चीज हो सकती है। किसी लिक्विड को अगर बर्तन में डाल दिया आपने, जैसे मान लो ये तुम्हारा कांच का बर्तन है, ये कांच के वेसल्स हैं, yes, sir. इसमें आपने लिक्विड डाल दिया, अगर वाटर डाल दिया आपने, तो जानते हो वाटर का शेप ऐसे हो जाएगा, इसको कहते हैं कॉनकेव। अगर उसी वेसल में, मैंने दूसरा वेसल में, मैंने वैसा ही कांच का ही ले लो, ग्लास का ही, इसमें तुम मरकरी डालोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, और अगर एक नॉर्मल कोई वेसल लेके उसमें तुम डाल देते हो इस तरह से, कांच का नहीं लेके नॉर्मल कोई ले लेते हो, तो उसमें तुम्हें इस तरह का शेप दिखेगा, इसको कहते हैं प्लेन। ठीक है, तो लिक्विड का सरफेस किसी सॉलिड के अंदर डालने में 3 बातें हो सकती है, या तो वो प्लेन बनता है, या कॉनकेव बनता है, या कॉन्वेक्स बनता है। तो क्यों कॉनकेव बनेगा, क्यों कॉन्वेक्स बनेगा, क्यों प्लेन बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है पता है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिसाइड करता है। अच्छा, अगर ये लिक्विड है तुम्हारे पास, लिक्विड को ऐसे तुमने भर दिया है, तो ये देखो, ये वाला हो गया सॉलिड सरफेस, और ये हुआ एयर और लिक्विड का सरफेस, तो इसके बीच में ऐसे ड्रॉ कर दो, ये जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है तो इसका मतलब है कॉनकेव बनेगा। अगर देखो, ये है वाटर और ग्लास सरफेस, और यह वाटर और एयर सरफेस, यह है एयर, यह है वाटर, तो अब यहां जो एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूज बन रहा है। यस और नो? yes, sir. तो कहने का मतलब यहां जो एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्वेक्स बनेगा। आगे मैं और चीज अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कि वाटर जो है वो ग्लास के साथ चिपक जाता है, क्लिंग कर जाता है, जो क्लिंग करता है उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है। जब मरकरी को तुम ग्लास में डालोगे ना, वो चिपकता नहीं है, ये वेट नहीं करता है, डज नॉट वेट। अगर तुम मरकरी को डाल दोगे ग्लास में और ग्लास से उलट दोगे तो अलग हो जाएगा, मरकरी तुम्हें वाटर में उसमें दिखेगा ही नहीं ग्लास में। लेकिन अगर वही वाटर को डालोगे, आप फेंक भी दोगे तो भी वाटर का कुछ ड्रॉप उसमें चिपका रहेगा। ये डज नॉट वेट, ये भिगाता नहीं और ये भिगा देता है। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से ही पता चलता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट?
the angle subtended between the tangents to the liquid surface and the solid surface inside the liquid. This is called angle of contact. Yes. The value of the angle of contact depends on the nature of liquid and solid both. ठीक है, अगर लिक्विड के पास कॉन्केव मेनिस्कस है, इसका मतलब है एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स। इसका मतलब उसको चिपका देगा। एडहेसिव फोर्स किसको कहते हैं? जो दो डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस के बीच लगता है, जैसे ग्लास और एयर के बीच लगा एडहेसिव, और एयर के बीच लग गया, मतलब ग्लास और वाटर के बीच लगा एडहेसिव फोर्स, और वाटर ड्रॉप के बीच लग गया, कोहेसिव फोर्स कहते हैं उसको। तो एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होता है कोहेसिव फोर्स से। इसका मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से कम होता है। इसका मतलब है उस सबस्टेंस को वो वेट कर देगा, भिगा देगा। बट फॉर अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्स। उसमें जो, जैसे मरकरी का एग्जांपल दिया था, दो मरकरी के बीच ना बहुत ज्यादा फोर्स होता है, वो चिपक के रहता है। जब भी एक मरकरी ड्रॉप जाता है, दूसरा भी उसके साथ जाता है। एडहेसिव फोर्स कम हो जाता है, मरकरी और ग्लास के सरफेस के बीच कम फोर्स लगता है, इसीलिए एक बार मरकरी गिरा तो सारा मरकरी चला जाता है। तो कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्स। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे ऑब्ट्यूज होगा, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो सरफेस को वेट नहीं करेगा यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट घटता जाता है। नाउ दिस इज द माय फंडा। तो पढ़ के सुनाइए मुझे। The value of angle of contact for pure water and glass is 0. Angle of contact विदाउट ग्रीस, मतलब इसमें ग्रीस व्रीस नहीं मिला रहना चाहिए। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट लगभग 0 होता है। प्योर वाटर लेकिन होगा तब, लेकिन आपको पता प्योर वाटर तो होता नहीं है। नेक्स्ट, angle of contact increases with increase in temperature of liquid. मैंने बताया ही था। Angle of contact decreases on adding soluble impurity to a liquid. अगर लिक्विड में तुमने सॉल्युबल इंप्योरिटी मिला दिया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट इज Yes, sir. Angle of contact does not depend upon the inclination of the solid surface to the liquid surface. नेक्स्ट, If the angle of contact of a liquid and a no surface is less than 90 degree, then the liquid spreads on the surface of solid. मतलब थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वो सरफेस पे क्या होता है, सॉलिड सरफेस पे फैल जाता है। वाटर देखते हो फैल जाता है ग्लास पे, लेकिन मरकरी नहीं फैलता है। क्यों? क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो वही लिखा है मैंने, इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस इज ग्रेटर देन 90 degree, then the liquid forms a droplet on the surface of solid. Yes, sir. New topic is called excess pressure over a liquid film. मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी लिक्विड को कहीं रखते हो तो 3 लेयर बनाता है, एक प्लेन लेयर, एक कॉन्केव लेयर और एक कॉन्वेक्स लेयर। प्लेन लेयर है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर है और बाहर का प्रेशर है दोनों सेम है। बाहर वाले को वेपर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि आपको पता है वाटर जो है वो वेपर बन बन के उड़ता रहता है। और अंदर वाले को कहते हैं वाटर सरफेस या लिक्विड प्रेशर। तो अगर वेपर प्रेशर और लिक्विड प्रेशर दोनों आपस में सेम है तो जो सरफेस बनेगा वो प्लेन बनेगा। So if a free liquid surface film is plane, then pressure on the liquid and the vapor side of the film are the same. Otherwise, there is always some pressure difference. लेकिन अगर ये देखो, ये कॉन्वेक्स बन रहा है, ये कॉन्केव बन रहा है, तो यहाँ पे दोनों का प्रेशर डिफरेंस अलग होता है। मतलब प्रेशर डिफरेंस कोई वैल्यू होगी। यहाँ पे प्रेशर देखो ज्यादा है, एक्सेस प्रेशर, यहाँ पे कम प्रेशर है। यहाँ पे कौन सा प्रेशर हुआ? लिक्विड वेपर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, सॉरी मैं गलत बोल दिया। और यहाँ क्या हो गया? वेपर प्रेशर। इसमें क्या हो गया? ये वाला लिक्विड प्रेशर।
ये वाटर प्रेशर इसी को कहते हैं, और इसको कहेंगे यहाँ वेपर प्रेशर। अब तुम क्या गौर कर रहे हो कि इसमें लिक्विड प्रेशर ज्यादा है वेपर प्रेशर से, तो कॉन्वेक्स बन रहा है। yes sir. यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है लिक्विड प्रेशर से, इसलिए कॉन्केव बन रहा है। तो फॉर द curved surface of liquid in equilibrium, the pressure on concave side of liquid will be greater than the pressure on the convex side. तो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस? दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस को ही एक्सेस प्रेशर कहते हैं। अगर कोई स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस r है, तो उसका एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप कितना होगा? पी माइनस पी नॉट। ठीक है, ई माना इनसाइड हो गया, ओ माना आउटसाइड हो गया। तो इनसाइड का प्रेशर और आउटसाइड के प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है? 2s अपॉन r होता है। S इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। लेकिन अगर एक एयर बबल है लिक्विड में, लिक्विड के अंदर एक एयर बबल है, ये लिक्विड पूरा है और इसके अंदर एयर बबल है, तब उसका एक्सेस प्रेशर क्या होगा? वो भी वही होता है, 2s अपॉन r होता है। ठीक है, चाहे एयर में कोई ड्रॉप रहे, चाहे लिक्विड में कोई एयर रहे, एयर ड्रॉप रहे, दोनों का प्रेशर डिफरेंस, जिसको एक्सेस प्रेशर कहते हैं, सेम होता है। लेकिन अगर कोई सोप बबल है एयर में, तो उसका एक्सेस प्रेशर होता है 4s अपॉन r, क्योंकि दो लेयर होते हैं, मैंने बताया ही था, दो सरफेस एरिया होता है सोप का, एक वाटर सरफेस और एक फ्रोथ सरफेस। नाउ कैपिलरी राइज और कैपिलरिटी। अच्छा एक बात बताओ, लिक्विड कभी भी नीचे से ऊपर अपने आप चढ़ता है? नहीं सर। ठीक है, लेकिन तुम गौर करो, जब तुम लैंप जलाते हो या लालटेन जलाते हो, तो देखना कि उसमें नीचे से ऊपर लिक्विड ऊपर चला जाता है, जाता है या नहीं जाता है? हाँ, पता नहीं, जला ही नहीं। तुमने जलाया नहीं है वो? अच्छा, कभी ये दीपक नहीं जलाया है? हाँ, वो तो उसमें तो जाता है। तो दीपक में भी तो वही है, लालटेन में भी वही है, लैंप में भी वैसा ही होता है। yes. ठीक है, झारखंड की लैंग्वेज में डिबिया होता है, डिबिया में भी वही होता है, नीचे से ऊपर तक लिक्विड ऊपर चल जाता है। हाँ सर। ठीक है, तो लिक्विड जब नीचे से ऊपर जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं कैपिलरिटी। लेकिन ऐसा कैसे होता है जानते हो? जब भी तुम मान लो ये तुमने ये बनाया, दीपक बनाया, तो उसमें तुम देखना कॉटन इस तरह से डालते हो, कॉटन डालते हो, तो कॉटन के का सरफेस जानते हो, इस तरह से पतले 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 उसमें ड्रेन्स होते हैं, कॉटन में होल्स होते हैं, जिसके कारण लिक्विड नीचे से ऊपर चला जाता है। तो उस ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, मतलब पतला एकदम ट्यूब जो है बहुत पतला रहे, उसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और इस प्रोसेस को कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं, जिसके कारण लिक्विड नीचे से ऊपर जाता है। बड़े बड़े ट्री में जो है, उसमें कहाँ कोई पंप लगा रहता है, फिर भी देखते तो पानी ऊपर वाला लीफ को भी चला जाता है। कैसे जाता है? क्योंकि अगर यह ट्री है, तो यहां से इसमें नीचे, मतलब नीचे से ऊपर तक में इस तरह छोटे छोटे होल्स होते हैं, और जिसके कारण नीचे से ऊपर चला जाता है। तो you know, capillarity is the phenomenon of rise or fall of a liquid in a capillary tube. तो किसी कैपिलरी ट्यूब में किस हाइट तक जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा अपॉन r rho g। ठीक है, अब ये s क्या है? सरफेस टेंशन। स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। कैपिटल R क्या है? कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन cos थीटा। यहाँ पे देख लीजिए, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। रेडियस ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस कहा जाता है इसको, कैपिटल R को। तो तुम क्या देख रहे हो? H इज इक्वल टू 2s अपॉन r रो जी। S अगर कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। रेडियस जितना छोटा होगा, लिक्विड उतना ऊपर जाएगा। घर में तुम कल चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। घर में एक वेसल इस तरह से लेना, खुला वेसल, और इसमें लिक्विड भर देना ऐसे, और यहाँ पे एक पाइप डाल देना। देखना, एक बड़ा सा मोटा पाइप डाल देना और एक पतला सा पाइप डाल देना।
तुम जानते हो पतले पाइप में देखना वाटर का लेवल ऊपर चला जाएगा। Yes, sir. ऐसा क्यों हुआ? इसी प्रिंसिपल से कि रेडियस जितना छोटा है हाइट लिक्विड की उतनी ऊपर चली जाएगी। इसी को ज्यूरिन्स लॉ भी कहते हैं। H is inversely proportional to R. The rise in capillary tube is inversely proportional to the radius of tube. If a capillary tube dipped in a liquid is tilted, अगर तुमने टिल्ट कर दिया इसको अल्फा एंगल से, ठीक है, तब क्या होगा? Then the length of the liquid column in capillary tube is increases, और इसका फॉर्मूला होता है L equal to H upon cos alpha. अगर आपने किसी लिक्विड वेसल्स में एक पाइप को टेढ़ा करके डाल दिया तो देखना उसका लेयर ज्यादा ऊंचा उठ जाता है, और वो एंगल पे डिपेंड करता है। L is equal to H upon cos alpha. अगर आपने टिल्ट किया है तब। So if the capillary tube is insufficient length, तुम कहोगे कि सर अगर मैं ऐसा करूं, पहले लॉजिक समझना, लिक्विड यहां तक भरा है, मैंने यहां पे एक पाइप डाला, मैंने देखा कि लिक्विड का लेयर यहां आ गया है, मैंने सेम लेंथ का नहीं, ठीक है, इस बार हमने छोटा लेंथ का मैंने ट्यूब डाल दिया, छोटा लेंथ का, तब तो सर पानी, इसका मतलब इधर वाटर ऊपर से बहने लगना चाहिए था, क्योंकि देखो वाटर देखो ऊपर लेवल तक चला गया है, तब तो बहने लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, नहीं बहता है। अगर इनसफिशिएंट लेंथ है तो क्या होगा पता है, उसका लेयर भी थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, वाटर का लेयर इधर ही रहेगा। तुमको इसका एग्जांपल बताता हूं मैं, ठीक है। मेरे विलेज में जानते हो एक जगह पे क्या है, वहां पे एक मेरे वहां पे खेत है उस तरह से, ठीक है। खेत में ना, खेत के ऊपर में यहाँ पे आर पे यहाँ पे एक कुआं है, और एक कुआं जानते हो अंदर यहाँ पे भी है, मैंने थोड़ा दूर जाके बड़ा में वहां भी। बरसात के दिन में जानते हो इसमें जो पानी है एकदम ऊपर ऊपर, लगभग ऊपर ऊपर आ जाता है, तो इसके अंदर तो बहना चाहिए था पानी, लेकिन इसमें बहता नहीं है। उसमें भी ना थोड़ा कम लेयर पे रहता है, मतलब ऊपर टच हो जाता है लेकिन बहता नहीं है। क्यों? If the capillary tube is of insufficient length, the liquid rises up to the upper end of the tube, and then the radius of its meniscus changes from R to R dash. इसका मतलब HR equal to H dash R dash होता है। H dash is the insufficient length of tube, मतलब जाके उसको टच कर देगा लेकिन उसके ऊपर से फ्लो नहीं करेगा। But after connection due to the weight of liquid contained in the meniscus, the formula for height is equal to 2s upon r rho g minus r by 3. अगर मान लो ऊपर चला जाता, गिरने लगता, तो S2s upon r rho g होना चाहिए, लेकिन माइनस r by 3 होता है, मतलब थोड़ा सा इनसफिशिएंट लेंथ की वजह से थोड़ा नीचे रह जाता है। इसी को ascent फॉर्मूला कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड ascent फॉर्मूला। So now this lecture is finished. अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ये मेरे कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको पता ही है पेपर में कितने ज्यादा आते हैं, और इसी पे बेस होता है। क्लियर है? So now this lecture is finished. कमिंग क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल इसी चैप्टर पे करेंगे। Till then bye as well as best of luck.